गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं रासायनिक बंधन के। केमिकल बॉन्डिंग पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि रसायन आपस में क्यों बंधते हैं, क्या कारण होता है और उसके लिए वो क्या क्या करते हैं। तो उसमें बात आई थी कि हर तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके निष्क्रिय गैस की उपाधि प्राप्त करना चाहता है, अर्थात स्थिर होता है। और इसके लिए वो 3 प्रकार से काम करता है। पहला, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है या ग्रहण कर सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की साझा के द्वारा प्राप्त कर सकता है। और तीसरा, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है। तो जिसमें हम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, उस संयोजकता को विद्युत संयोजकता इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं, और उससे बनने वाले बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, या उसी को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। दूसरा, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, उसे सहसंयोजकता या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और तीसरा, जिसमें हम एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का दान करके ऑप्टिक प्राप्त करते हैं, उसे उप सहसंयोजकता या कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उप सहसंयोजक कहते हैं। तो आज हम लोग इसी तीनों प्रकार के बॉन्ड को एक एक करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। इसी का दूसरा नाम है और आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आयनिक आबंध। देखिए, इसके नाम में ही सब चीज लिखा हुआ है। पहला, इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी के आधार पर जो लॉस या गेन करे, उसका नाम इलेक्ट्रोवैलेंट। या जो बॉन्ड या आबंध आयन के द्वारा बने। किसके द्वारा बेटा? आयन के द्वारा बने। अब आप जानते हैं आयन अपने को कितने तरह के पढ़ने हैं? 2 तरह के, सभी लोग जानते हैं। एक को बोलते हैं धनायन और दूसरे को बोलते हैं ऋणायन। इसी को आप जानते हैं आयन में इस धनायन को बोलते हैं कीटायन, इसको बोलते हैं एनायन। अब जानते हैं कीटायन के लिए क्या करना पड़ता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और एनायन के लिए क्या करना पड़ता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है पॉजिटिवली चार्ज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है नेगेटिवली चार्ज। तो देखिए, जब एक परमाणु धनात्मक हो जाए, दूसरा परमाणु ऋणात्मक हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर होने लगे, लॉस या गेन होने लगे, त्याग या ग्रहण होने लगे, तो इस तरह के आपसी आकर्षण को, बंधन को हम लोग आयनिक आबंध कहते हैं। देखिए, कभी भी आप भूल ही नहीं सकते, जो शब्द है उसी से हम लोग इसका डेफिनेशन, मीनिंग, मतलब, अर्थ सब निकालते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन से तत्व हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, अर्थात लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं। तो वो सारे के सारे धातु होते हैं, मेटल होते हैं। और वो कौन से लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं? तो वो अधातु, नन मेटल होते हैं, नन मेटल्स होते हैं। इसका मतलब कि जब ऐसे 2 तत्व जिसमें एक धातु हो और दूसरा अधातु हो, इसका मतलब एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की क्षमता रखता हो, दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्षमता रखता हो, तो इस तरह से आने वाले आकर्षण बल को, आबंध को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, कितना अच्छा एग्जांपल्स है। जैसे आप जानते हैं धातु का बहुत बेस्ट एग्जांपल है सोडियम,
और अधातु में बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है क्लोरीन, है ना। तो सोडियम का आप देखो ना 11, इसका लिखो 2, 8 और 1। क्लोरीन का 17, देखिए 2, 8 और 7। इसके अगर बाह्यतम कक्षा में आप देखें तो यहाँ ध्यान से देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बाह्यतम कक्षा में 7 है। अगर ये सोडियम अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दे, तो इसके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट पूरा। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर भी एक गेन हो जाए तो 8 ऑक्टेट पूरा। तो देखिए जरा ध्यान से, ऐसे ही आपस में तत्व इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसका था? सोडियम का। इसने कंप्लीटली ट्रांसफर किसको दे दिया? क्लोरीन को। तो देखिए एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बना? कीटायन। मतलब सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन की त्याग करके क्या बना देता है? पॉजिटिव। उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन प्राप्त करके क्या बना देता है? Cl नेगेटिव। तो देखिए एक धनायन और दूसरा ऋणायन, और जब धनायन और ऋणायन के बीच में संबंध बनेगा, बॉन्ड बनेगा, तो वो बॉन्ड कैसा होगा? आयंस का बॉन्ड होगा। तो आयंस के बॉन्ड हम लोग क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। देखिए कितनी अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक आबंध। इसका मतलब आयोनिक। क्लियर हुआ? पूरा क्रिस्टल क्लियर कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं तो किसके बीच बनता है? आयंस के बीच। आयंस में कौन कौन होता है? धनायन और ऋणायन, कीटायन और एनायन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली नेगेटिवली, और दो अपोजिट चार्ज के बीच आपको पता है ना अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? आयोनिक। जब विपरीत दो आवेश आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, और इसी आकर्षण बल से दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली बॉन्ड होते हैं। और देखिए इस अट्रैक्शन फोर्स का नाम भी पूछता है, इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? इस अट्रैक्शन फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स। इसी फोर्स से जो बंधन बनती है उसको आयनिक आबंध। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोडियम और क्लोरीन। दोनों मिलकर के क्या बना देता है? तो आप जानते ही हैं, सोडियम प्लस प्लस क्लोरीन माइनस क्या बना देता है? NaCl। तो इस सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? आयोनिक कंपाउंड। और इसके जो बीच बॉन्ड है उसको क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड। और ये किसके किसके बीच बनता है? कीटायन और एनायन। क्लियर? कहता है कि ये जो वैद्युत संयोजक या आयनिक आबंध बनाया उसके निर्माण की क्या क्या शर्तें, क्या क्या कंडीशंस हम इकट्ठा करेंगे तो वैद्युत संयोजक या आयनिक आबंध का निर्माण हो जाए। तो सबसे पहला देखिए क्या है? परमाणु में तो पहले इलेक्ट्रॉन की त्याग और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, सबसे पहली शर्त। उसमें एक परमाणु ऐसा होना चाहिए जिसको इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता हो, और दूसरे के पास उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता हो। इसका मतलब जो त्याग करेगा वो क्या होगा? धातु। और दूसरा क्या होना चाहिए जी? जो ग्रहण करेगा वो दूसरा क्या होना चाहिए? अधातु। मतलब इसमें से एक मेटल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए। सबसे बड़ी शर्त ये है, क्योंकि जब तक
दो अपोजिट चार्ज नहीं होगा, दो अपोजिट आयंस नहीं आएंगे, तब तक उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, और अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो सबसे पहली शर्त क्या है कि एक परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता हो, दूसरा परमाणु जिसमें उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता हो, तो आयनिक बॉन्ड बन सकता है। आइए कहता है कि दूसरा, तीसरा कहता है कि इसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होना बहुत जरूरी है। क्यों? एक धातु है, एक अधातु है, तो निश्चित रूप से उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, लेकिन वो डिफरेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, 1.7। आप जानते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। फ्लोरीन का कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, कितना होता है बेटा वैल्यू? 4.0। ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3.0। तो कहता है कि जब भी आप मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनाएं तो ध्यान रखिए, जैसे आप जानते हो कि अगर हम लोग बात करते हैं AlCl3 बनाते हैं, जिसमें अगर बात करें तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना, तो एल्युमिनियम का 1.5 के आसपास, क्लोरीन का देखेंगे तो 3.0 के आसपास, तो दोनों के बीच में लगभग अंतर देखेंगे तो 1.7 या इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के क्या बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो याद रखना कि दोनों के बीच मतलब डिफरेंस ऑफ ईएन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग कितने के बराबर होना चाहिए, 1.7 के बराबर। अगला कहता है कि चौथा, फजांस का नियम लागू होना चाहिए। फजांस रूल क्या है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए जरूरी है। तो कहता है फजांस कि इसमें धनायन जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके अभी हम लोग बात किए, जो मेटल होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, और जो ऋणायन होना चाहिए मतलब जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो नॉन मेटल होना चाहिए वो हमारा छोटा होना चाहिए, और आयनों के बीच में आवेश जो चार्ज होना चाहिए वो निम्न होना चाहिए, मतलब लो होना चाहिए, तब जाकर के बहुत अच्छा आयोनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। ये उसकी क्या है, फजांस के अकॉर्डिंग शर्त है। क्यों? अब थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज कीटायन है, इसका साइज कहता है, देखिए यहाँ ध्यान से, बड़ा होना चाहिए, ये देखिए बड़ा है, और जो हमारा ऋणायन होना चाहिए उसका भी न्यूक्लियस तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन उसका साइज छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा है कीटायन, ये हमारा है एनायन। क्यों? क्योंकि अब सुनो, क्योंकि आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जिसका क्या होना है, कंप्लीट ट्रांसफर होना है, किसको, एनायन को। तो ये रेडियस जितना बड़ा होगा, ध्यान दो, ये रेडियस जितना बड़ा होगा उतना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा, मतलब त्याग कर दिया जाएगा। और ये जितना छोटा होगा, ये इसका त्रिज्या जितना छोटा होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होगा, उतना आसानी से ये एनायन होगा। तो निश्चित रूप से ये बड़ा होना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, त्याग कर ले, और इसका साइज छोटा होना चाहिए क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा, तो इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट खींचना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा एनायन हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा केटायन है और बहुत अच्छा एनायन है, तो निश्चित रूप से आयनिक कंपाउंड की बहुत अच्छी शर्त है। तो देखिए ये किसने समझाया इसको, फजांस ने, कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा
आयोनिक कंपाउंड का निर्माण हो तो ध्यान रखिए कि धनायन को बड़ा होना चाहिए, ऋण आयन को छोटा होना चाहिए और उन दोनों पर चार्ज की संख्या कम निम्न आवेश होना चाहिए। तो वो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल गुड आयोनिक कंपाउंड का निर्माण करता है। क्लियर? तो ये हमारी क्या है? शर्त क्या है जी? विद्युत संयोजक या आयनिक आबंध का निर्माण करना चाहते हैं तो क्या क्या शर्त होनी चाहिए? तो सबसे पहला, परमाणुओं में त्याग और ग्रहण करने की क्षमता। दूसरा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर लगभग 1.7 और तीसरा, फजांस रूल। फजांस के नियम की 3 इंपॉर्टेंट, धनायन का बड़ा होना जो आपने देखा, ऋणायन का छोटा होना और आयनों का निम्न आवेश। क्लियर? अब हम लोग अगला देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे, मतलब इसमें क्या क्या गुण होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये आयोनिक कंपाउंड। तो आइए देखते हैं हम लोग आयनिक यौगिकों का सामान्य लक्षण कैसे हम बैठेंगे। इसको हम लोग कहते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के क्या क्या गुण या लक्षण है। तो सबसे पहला गुण देखिए क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करने का क्षमता। बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसे यौगिक इलेक्ट्रॉन का बहुत आसानी से त्याग भी करते हैं और बहुत आसानी से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। वो सब आयनिक होते हैं, क्योंकि त्याग करने से क्या बनता है? केटायन, और ग्रहण करने से क्या बनता है? एनायन, और दोनों के मिलने से क्या बनता है? आयनिक यौगिक। क्लियर? दूसरा, दोनों पर विपरीत आवेश होना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि केटायन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। एनायन पर कौन सा चार्ज? निगेटिवली चार्ज। तो दोनों पर एक दूसरे के कैसा होना चाहिए? विपरीत चार्ज। क्यों? जब तक विपरीत चार्ज नहीं होगा तब तक इसमें आकर्षण बल नहीं लगेगा, और आकर्षण बल नहीं लगेगा तो यौगिक नहीं बनेगा। इसलिए अगर आयनिक यौगिक बनाना है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेश या चार्ज वाला होना चाहिए, क्योंकि विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है और उससे आयनिक बॉन्ड का निर्माण। तीसरी, भौतिक अवस्था। आप बताओ, जहां पर दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल हों, उनके बीच बहुत स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल लगता हो, निश्चित रूप से उनकी भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस होगी, बिल्कुल सॉलिड होगा। और वो भी कैसा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का निर्माण होगा, क्रिस्टल ठोस बनेगा, काफी मजबूत बनेगा, ताकतवर बनेगा, हार्ड होगा, रिजिड होगा, सॉलिड होगा। देखिए ये सब इसकी क्या है? भौतिक अवस्था। पहचान जाएंगे आप कि ऐसा किसी ठोस जो काफी मजबूत है, कड़ा है, हार्ड है, रिजिड है। क्यों? वो दो विपरीत आकर्षण बल के कारण जुड़ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस होगी, क्रिस्टलाइन ठोस होगी, हेवी होगा, ज्यादा कड़ा रिजिड होगा। इसका मतलब अगला देखिए, अपने आप समझ में आ गया, उसका उच्च मेल्टिंग पॉइंट भी होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा कि नहीं? आपको पता ही है कि जो भौतिक फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस, उसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। इसलिए निश्चित रूप से आयनिक यौगिक का दोलनांक भी उच्च होता है और क्वथनांक भी उच्च होता है। अगला, घनत्व। निश्चित रूप से आप बताइए, अगर सॉलिड है, हार्ड है, पूरे मॉलिक्यूल एक में एक सटा हुआ है, आकर्षण बल से काफी मजबूत बना हुआ है, तो निश्चित रूप से उसका घनत्व भी क्या होगा? उच्च होगा। क्योंकि आप जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो निश्चित रूप से हाई होगा, उच्च घनत्व वाला होगा। अगला, उसकी उड़नशीलता। उड़नशीलता का होता है
वोलाटाइलिटी। तो उड़ने में वो कैसा होगा? जब एक कण दूसरे कण से काफी मजबूत बना हुआ है, हार्डली अटैच है, तो निश्चित रूप से उसकी उड़नशीलता क्या होगी? निम्न होगी, मतलब वेरी लो, काफी निम्न होगा, क्योंकि वो जल्दी अपने एटम को छोड़कर नहीं उड़ सकता, बहुत जल्दी टूट नहीं सकता, अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वोलाटाइलिटी सबसे ज्यादा किसका होता है? गैस फेज का। किसका? गैस का। तो सबसे कम किसका होता होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसलिए आयनिक कंपाउंड का घुलनशीलता सबसे निम्न होगा। अगला आयनीकरण, मतलब ये बहुत आसानी से आयंस में विभक्त हो जाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण ही आयंस के द्वारा होता है। एक एटायन होता है, दूसरा ऋणायन होता है, इसलिए इनका आयनीकरण बहुत सरल आसानी से होता है। दूसरे अगला घुलनशीलता, जिसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। क्या कहते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी। अर्थात अगर आप आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालो तो बहुत जल्दी घुलनशील हो जाते हैं। इसका मतलब हाईली सॉल्युबल। क्या लिखेंगे बेटा? हाईली सॉल्युबल, शीघ्र ही घुलनशील हो जाते हैं। क्यों घुलनशील हो जाते हैं? तो आपने घुलनशीलता का बहुत अच्छा नियम पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पढ़े कि नहीं? लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा होता है उसमें आसानी से वो घुलनशील हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो आप जानते हैं वाटर H2O, वो भी कैसा है? आयनिक है, H+ और OH-। और आयनिक कंपाउंड तो आपको खुद ही पता है, NaCl खुद ही Na+ और Cl- है। तो देखिए बहुत आसानी से ये एक दूसरे में अच्छा से घुलनशील हो जाते हैं। मतलब आयनिक कंपाउंड वाटर में हाईली सॉल्युबल, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वैसा को घोल देता है। तो आयनिक काफी आसानी से आयनिक में घुलनशील है। इसको दूसरे तरह से कहते हैं हम लोग, ये भी पोलर है। कैसा है? पोलर। तो पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर। क्लियर है क्या? इसी को कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, और पोलर डिसॉल्व्स। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका आयनिक कंपाउंड, जिसमें हम लोग आयनिक बॉन्ड की बात की, उसकी शर्तों की बात की, बनाने की तरीके की बात की। ये पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया पहला बॉन्ड, इसको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अगले लेक्चर में दूसरा देखेंगे, इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। थैंक यू।